हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन कोर्स इन फिजिक्स फॉर क्लास 12 के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 2। और चैप्टर 2 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसका पार्ट 1 है ये। सो जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पर यदि हमारे पास कोई चार्ज है तो इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि यदि कोई भी चार्ज यहाँ पर मान लीजिए क्यू है तो इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, राइट। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। और मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है ए और इस पॉइंट को कहते हैं बी। और एक कोई चार्ज जो है यहाँ पर क्यू नॉट यहाँ रखा हुआ है, इस चार्ज को हम कैपिटल क्यू कह देते हैं। इस चार्ज को हम कहते हैं कैपिटल क्यू और ये जो चार्ज है उसको स्मॉल क्यू कहते हैं। तो ये चार्ज जो है सो एक फोर्स फील करेगा क्योंकि इस चार्ज की वजह से हर एक जगह एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर हर एक जगह। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज करता है। तो यहाँ पर जो इस पर फोर्स लग रहा है ए पर, वो कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स ए पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है वो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। वैसे ही बी पर कितना फोर्स लग रहा है, बी पर भी यदि हम सेम चार्ज को रखते हैं क्यू तो उस पर फोर्स लग रहा है ई टाइम्स बी। मान लीजिए कि ये जो चार्ज है यहाँ पर स्टैटिक है, रुका हुआ है, अपने आप तो नहीं रुका हुआ रह सकता है क्योंकि ये रिपल्सिव फोर्स है। ये दो चार्ज हम पॉजिटिव लिए हैं और ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तो रिपल्सिव फोर्स है, इसको तो भगा देगा यहाँ से। तो कोई एक्सटर्नल एजेंट है, कोई आदमी है जो इसको पकड़ के यहाँ रखे हुए है, ठीक है। अब ये रुका हुआ है। अब वो आदमी क्या चाहता है, इस चार्ज को उठा के यहाँ से यहाँ पर ले आए हैं, ठीक है। और वो इसे इस तरह से लाना चाहता है कि इसका यहाँ पर जब पहुंचे तो कोई स्पीड ना हो। तो आदमी क्या करेगा, यहाँ पर एक फोर्स लगाएगा, उतना ही अमाउंट का फोर्स लगाएगा जितना अमाउंट का फोर्स इस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में लगा रहा है, वो आदमी जो फोर्स लगाएगा वो किधर लगाएगा, वो लेफ्ट साइड में लगाएगा। और कितना बड़ा फोर्स लगाएगा, एग्जैक्टली सेम अमाउंट का फोर्स लगाएगा। तो आप कहोगे एग्जैक्टली सेम अमाउंट का फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स जीरो हो गया। वो क्यों मूव करेगा, तब तो वो मूव नहीं करेगा क्योंकि इनिशियली वो स्टैटिक है। और नेट फोर्स जीरो है तो एक्सलेशन जीरो है, वहीं का वहीं रहेगा। सही बात है, वहीं का वहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर अब हम एज्यूम करते हैं कि मुझे इसे धीरे धीरे लाना है, तो ये जो फोर्स है उसको थोड़ा सा इसको बढ़ाएगा ताकि ये थोड़ा आगे बढ़ जाए, लेकिन फिर इसको कंट्रोल करेगा। वो इसको इस तरीके से मूव करा रहा है पार्टिकल को कि कहीं भी उसके पास वेलोसिटी नहीं है, मतलब जीरो वेलोसिटी से आ रहा है। अब जीरो वेलोसिटी से आप कह सकते हो कि कैसे आ सकता है, तो ये अभी एज्यूम करने के लिए कि जीरो वेलोसिटी से आ रहा है, थोड़ा सा वेलोसिटी होगा 1 माइक्रोन पर सेकेंड। और उसके बाद में फिर वो अपने आप को बैलेंस करेगा ताकि उसका स्पीड बढ़े नहीं, बस बहुत धीरे धीरे धीरे। मान लीजिए जो जो स्पीड यहाँ पर है वो ऑलमोस्ट जीरो से वो आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ आया और यहाँ पर आके रुक गया। इसका स्पीड यहाँ भी जीरो है, ट्रू सेंस में भी टेंस टू जीरो है, और यहाँ पर भी जीरो है इस पार्टिकल का। तो ये इस आदमी को जो इसे ला रहा है उसे तो वर्क करना पड़ेगा। आदमी कितना वर्क करना पड़ेगा, आदमी को हम EXT कहते हैं, एक्सटर्नल एजेंट। वो जो वर्क करेगा, कितना वर्क करेगा, वो जो फोर्स लगाएगा और जो डिस्प्लेसमेंट होगा, यही होता है वर्क डन। और यदि एंगल सेम नहीं है तो थीटा भी ले लेंगे। तो इसी चीज को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, वो फोर्स कितना लगा रहा है, फोर्स बाय एक्सटर्नल एजेंट। फोर्स वो कितना लगा रहा है, उतना ही फोर्स लगा रहा है जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है एफ ए यहाँ पर, ठीक है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, -F। और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहां से मान लीजिए थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट लाया अभी dx, dr कहते हैं उसको। और दोनों के बीच का एंगल जो है, फोर्स भी राइट साइड लेफ्ट साइड में लग रहा है, आदमी जो फोर्स लगा रहा है लेफ्ट साइड में लगा रहा है, वो कितना फोर्स लगा रहा है, -F। और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल हो गया cos 0 डिग्री। और आप चाहो तो इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, FA.dr। ये आदमी इतना फोर्स लगा रहा है इस पर। और यदि इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो
माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए डॉट डी आर। तो ये वर्क डन जो है वो डिपेंड करता है आर पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन जो हो रहा है वो हम ए पॉइंट पर बता रहे हैं, बी पॉइंट पर ऐसे ही ये वर्क डन कुछ और होगा। बी पॉइंट पर क्या हो जाएगा वर्क डन, माने कि यहाँ पर जो थोड़ा सा उसने वर्क डन किया है, ये हम बात कर रहे हैं एकदम थोड़ा सा जो वर्क डन किया है ए पॉइंट पर, वही थोड़ा सा जो वर्क डन जो कर रहा है वो, इसको डी से ही डिनोट कर देते हैं सिंपली। और जो वर्क डन वो जब बी पॉइंट पर पहुंचा तो वो कितना वर्क डन करेगा, एग्जैक्टली सेम, जस्ट ए रिप्लेस हो जाएगा बी से। और कोई जनरल पॉइंट पर यदि हम देखें कि कितना वर्क डन कर रहा है जनरल पॉइंट पर ये एक्सटर्नल एजेंट, तो सिंपली माइनस क्यू, वो जनरल पॉइंट हमारा जो है वो है डॉट डी आर, और ए जो पॉइंट है भी हमारा ए दोनों के बीच में कहीं पर है। अब ए से बी तक ले जाना है तो कितना वर्क डन करेगा, सबको ऐड करेंगे, यहाँ जितना वर्क डन किया, यहाँ जितना वर्क डन किया, सबको सम अप कर देंगे, ऐड कर देंगे। और ऐड करने का मतलब है हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो वर्क डन जो है एक्सटर्नल एजेंट ने किया उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, जो छोटा छोटा वर्क डन किया है वो। तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस क्यू ई डॉट डी आर, और कहाँ से कहाँ तक चला था, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक हुआ था, ये ए से बी तक। यहाँ पर सिंपली ए लिखते हैं, ये मतलब पोजीशन ले लेना है आर ए टू आर बी। ये आपका वर्क डन है बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो एक्सटर्नल एजेंट ने कितना काम किया, उसने काम किया माइनस, चार्ज यहाँ पर ले लिए, चार्ज बाहर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डॉट डी आर, और पॉइंट ए से बी तक ये स्टार्ट है, स्टार्ट जहां से किया और जहां पर इंड किया, ये वर्क डन कर रहा है, कौन कर रहा है, एक्सटर्नल एजेंट। यदि हम पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क डन किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसने कितना वर्क डन किया, तो आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है हर समय उतना ही है जितना इस एक्सटर्नल एजेंट ने लगाया है, केवल डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जितना वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट ने किया उसका उतना ही इसने भी किया, केवल डायरेक्शन जो है ऑपोजिट है, वो ए हो गया। अब आप कहोगे ये वर्क तो एक स्केलर क्वांटिटी है, फिर आप क्या माइनस प्लस दिए जा रहे हो, कोई मतलब है इसका माइनस प्लस देने का, डिस्टेंस में तो माइनस नहीं देते, स्पीड में तो माइनस नहीं देते, लेकिन वर्क में माइनस और प्लस हम किए जा रहे हैं, ये क्या मतलब है। तो उसका मतलब ये है, यहाँ माइनस से हो गया प्लस, पहले इसको लिख लेते हैं ए टू बी ई डॉट डी आर। ये जो है सो वर्क डन है बाय फील्ड। यहाँ पर जो वर्क डन में माइनस और प्लस हम लिखते हैं, वहां पर जो है सो वर्क डन यदि पॉजिटिव है, ये ई एक्स टी में लिखते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यदि ये हमारा पॉजिटिव आया तो इसका मतलब हुआ वर्क डन बाय एजेंट, एजेंट ने काम किया है। और यदि वर्क डन हमारा नेगेटिव आया या फिर तो यहां पर कहेंगे कि वर्क डन ऑन द सिस्टम। यदि यहाँ पर ई एक्स टी लिखते हैं ना, तो यहाँ पर कहेंगे वर्क डन ऑन द एजेंट, या और दूसरे सिंपली इसको W इक्वल टू पॉजिटिव का मतलब होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। यहाँ पर सिस्टम एजेंट हो गया था, वर्क डन बाय सिस्टम, जो भी सिस्टम है। तो सिस्टम के केस में यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो W इक्वल टू पॉजिटिव यदि आया तो इसका मतलब है वर्क डन हुआ है बाय द सिस्टम, सिस्टम ने काम किया है। यदि यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट का पॉजिटिव आया तो एक्सटर्नल एजेंट ने रियली में काम किया है। और यदि उसी का वैल्यू निगेटिव आ गया, इसका मतलब उसने क्या काम किया, उसी के ऊपर उल्टा काम हो गया। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव का ही मतलब है वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो इसलिए वर्क में केवल हम प्लस और माइनस ऐसा इसलिए लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि कितना वर्क डन करना पड़ता है, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक जाना है तो हमें जो एक्सटर्नल एजेंट है उसे कुछ वर्क डन करना पड़ता है, और वो ये होता है माइनस चार्ज ई डॉट डी आर। ठीक है, अब चलते हैं हम यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पर। ये पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं,
आपने इसे पढ़ा ही होगा ग्रेविटेशन में। एग्जैक्टली सेम चीज़ है यहाँ पर, जहाँ पर फोर्स जो है सो ग्रेविटेशनल फोर्स से हटकर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, डेफिनेशन नहीं चेंज होगा ना। पोटेंशियल यही है, पोटेंशियल है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन by an external agent पहली बात, एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम infinity to a point, पी पॉइंट पर लाया तो यही है पी पॉइंट का पोटेंशियल। तो पोटेंशियल जो है सो किसी पॉइंट पर होगा, किसी पॉइंट का होगा, और उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, ये होगा उतना वर्क डन जो यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को बाय सम एक्सटर्नल एजेंट को इन्फिनिटी से लाकर यहाँ तक, ये मान लीजिए हमारा इन्फिनिटी है, यहाँ पर इन्फिनिटी को आप फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ पर वो हिमायत कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से उठाकर इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर जो है लाया है, पी पॉइंट पर लाया है, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी के अगेंस्ट लाया है, तो यहाँ से इसको उठा उठा के इधर लाया है। तो यहाँ तक लाने में जो एक्सटर्नल एजेंट को काम करना पड़ा वही है इसका पोटेंशियल। अब इसमें है दो बातें, एक है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यों लिए, और दूसरा इन्फिनिटी से क्यों लाया, कोई और जगह से क्यों नहीं ले आया। ये दो बातें हैं। तो इन्फिनिटी से इसलिए लाया क्योंकि हम ये एज्यूम करते हैं कि इन्फिनिटी पर जो है वो पोटेंशियल जीरो है, ये रेफरेंस स्टेट पॉइंट है, पोटेंशियल जो है सो जीरो है इन्फिनिटी पर, ये है रेफरेंस पॉइंट। अब आप कह सकते हो कि इन्फिनिटी पर ही हम पोटेंशियल को जीरो क्यों लेते हैं, तो कहां पर ले हम पोटेंशियल जीरो। देखिए कॉमन सेंस यूज करते हैं, कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी सोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज है यहाँ पर, ठीक है, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, और वो फील्ड हम जानते हैं कि 1/r² से, यदि पॉइंट चार्ज है तो 1 ये पॉइंट चार्ज के लिए 1/r² से घटता है, और घटते 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 कहां पर जाकर वो पूरे खत्म हो जाएगा। मतलब वह कौन सा जगह है जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो है, ऑफ कोर्स वो इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं है, इसलिए वहां पर हम पोटेंशियल भी जीरो कहते हैं। यदि वहां फील्ड नहीं है तो एक जगह से दूसरा जगह पर लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को, कुछ नहीं, वो जीरो है। तो इसलिए हम पोटेंशियल जो है वो इन्फिनिटी पर हम जीरो मानते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि जितने भी कैलकुलेशन है काम होते हैं उसमें एग्जैक्ट जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा काम का नहीं है, पोटेंशियल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है, उसका डिफरेंस, ये जो डेल्टा भी है या फिर जो भी हो, डेल्टा भी हो या बहुत ज़्यादा हो, ये जो डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस, ये बड़े काम का है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये यदि इंपॉर्टेंट है तो यदि हम रेफरेंस कहीं से भी ले लें, कुछ भी ले लें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो जब हम इसका डिफरेंस लेंगे, तो मान लीजिए यहाँ पर जब हम डिफरेंस ले रहे हैं तो ये जो V2 पॉइंट पर जो है इसका पोटेंशियल है प्लस रेफरेंस, रेफरेंस को हम V0 कहते हैं जहां पर पोटेंशियल जीरो है, माइनस ये V1 प्लस V0, ये देखिए फैक्टर आउट हो गया और आपको एग्जैक्टली सेम मिलेगा। तो यदि हम इन्फिनिटी पर पोटेंशियल को जीरो मानते हैं तो यहाँ V2 प्लस जीरो था, यहाँ V1 माइनस जीरो था, प्लस जीरो था। यदि वो नहीं मानते कि यहाँ पर हमारे पोटेंशियल कुछ और है, V0 है, तो V0 ही रहता है, लेकिन डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं कि रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, क्योंकि हमारे जो सबसे ज़्यादा काम, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पर हम मूव कर रहे हैं, हम पोटेंशियल बताना है, तो इन्फिनिटी की बात हुई, इन्फिनिटी क्यों, और दूसरा तो इन्फिनिटी इसलिए क्योंकि इन्फिनिटी पर हम एज्यूम करते हैं कि पोटेंशियल जीरो है, और वो एज्यूम करने का एक वैलिड रीजन है कि वहाँ पर जो है सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो है,
और जहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो है वहाँ पर पोटेंशियल भी जीरो होगा। और पोटेंशियल को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इसी डेफिनेशन से फिर सर्कुलर में जाकर बात करते हैं कि वहाँ पर चार्ज को, हाँ, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव करेंगे तो हमें वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, इसलिए पोटेंशियल जीरो है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ही जीरो है। तो इसलिए इन्फिनिटी से हम लाते हैं इसे, पहली बात। दूसरी बात, हाँ, तो इन्फिनिटी से इसलिए लाते हैं कि इन्फिनिटी को हमने रेफरेंस माना है, ये रेफरेंस माना है इन्फिनिटी। अच्छा, और दूसरी बात है कि ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही क्यों लेते हैं? तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इसलिए लेते हैं कि वर्क डन, इसके पहले हम देखिए, वो जो वर्क डन है वो डिपेंड करता है, यहाँ पर जो वर्क डन है वो डिपेंड करता है किस चीज पर? वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पर, माने ये जो फंक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन है, और साथ में चार्ज का फंक्शन है। ठीक है, साथ में चार्ज का फंक्शन है। हमें एक ऐसा क्वांटिटी चाहिए जो इस चार्ज पर डिपेंड ना करे, वो सोर्स का प्रॉपर्टी हो, वो पॉइंट पर डिपेंड करे। तो इसके लिए एक क्यू से हमें रीड पाना पड़ेगा ना, इससे मुझे मुक्ति पाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्यू से डिवाइड कर देते हैं। तो हम उतना एनर्जी की बात कर रहे हैं जो हमें यूनिट टेस्ट चार्ज, मतलब कि यहाँ पर हम डिवाइड कर दिए हैं। ये जो पोटेंशियल जो है, यहाँ पर जो पोटेंशियल जो हम निकाल रहे हैं वो वर्क डन है जो इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में हुआ, पी तक, और उसको हमने डिवाइड कर दिया क्यू से। और वर्क डन कितना हुआ वो आपने देखा, माइनस क्यू, ये था वर्क डन पिछला स्लाइड में। और क्यू से जब हमने डिवाइड कर दिया तो ये आ गया आपका पोटेंशियल। कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? इन्फिनिटी से यहाँ तक आ रहा है, उस पी पॉइंट तक आ रहा है। तो पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो आपका है इन्फिनिटी से लेकर यहाँ तक, जो एक्सटर्नल वर्क डन लेके आ रहा है पी पॉइंट तक, वही है एनर्जी पोटेंशियल आपका। तो इसलिए हम यहाँ पर ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ही लेकर आते हैं, ताकि अब यह जो हमारा यहाँ पर ये पोटेंशियल जो है वो किसका फंक्शन है? केवल इस पॉइंट का फंक्शन है, पी पॉइंट का फंक्शन है। और पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है केवल उस पर नहीं डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पर डिपेंड करेगा। तो फील्ड का केवल फंक्शन है। दूसरी बात यह है कि ये जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, वो कंजर्वेटिव है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट है। आप ए पॉइंट से बी पॉइंट से यदि मान लीजिए ए पॉइंट तक आप किसी चार्ज को उठा के ला रहे हैं, किस रास्ते से लाते हैं ये उस पर डिपेंड नहीं करता है। जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करेगा। ये मान लीजिए हमारा ए पॉइंट से हम बी पॉइंट पर किसी चार्ज क्यू को लेकर आए हैं या यूनिट चार्ज को लेकर आए हैं, तो ये हमारा हमारा क्या दे रहा है? हमारा पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है वी बी माइनस वी ए। और ए जो है सो पाथ इंडिपेंडेंट है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि भी अभी देखा आपने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेटेड है। और ई एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, किसी भी पाथ से होकर लेके आइए। जो यहाँ पर जो वैल्यू आना है वो एग्जैक्टली सेम होगा, चाहे इस पाथ से होकर लाइए, इस पाथ से होकर लाइए, इस पाथ से होकर लाइए। तो यहाँ पर पोटेंशियल बच रहा है, बन रहा है। यहाँ पर कोई रेफरेंस पोटेंशियल है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल आया जैसे वी बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, वो जो है सेम है, चाहे किसी भी पाथ को आप चूज कीजिए। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है सो पोटेंशियल के साथ रिलेटेड है। तो चूंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो ये भी कंजर्वेटिव फील्ड, फील्ड तो नहीं हुआ, कंजर्वेटिव हो गया ये भी। तो कहने का ये मतलब हुआ कि ये जो है सो पाथ इंडिपेंडेंट हो गई, कंजर्वेटिव फोर्स है ये। और भी जो है वो है माइनस, इसके साथ रिलेटेड है, ए से बी तक ला रहा है। तो ये जब पाथ इंडिपेंडेंट है तो ये भी पाथ इंडिपेंडेंट होगा भाई, ये बात है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे।
अभी तक हम लोगों ने जो बात किया वहाँ सोर्स के बारे में नहीं बात किया था, कोई भी अननोन सोर्स है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, और तब हम पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे थे। पोटेंशियल डिफाइन कर रहे थे कि हमें यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाना है, और जितना वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट को करना पड़ा होगा वही उसका पोटेंशियल है। क्योंकि जो भी वर्क डन वो करेगा उसमें एक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, उसको पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, उसको भी बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो है सो हम पोटेंशियल जो है निकाल लेते हैं किसी पॉइंट चार्ज की वजह से। तो ये मान लीजिए कि आपका ये पॉइंट चार्ज है यहाँ पर कैपिटल की, और इस पॉइंट पर जो है पी पॉइंट पर हम जो है सो पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेंगे और इन्फिनिटी से उसको लेकर यहाँ तक आएंगे। जितना वर्क डन करना पड़ा वही जो है सो क्या है, इस पॉइंट का पोटेंशियल है। इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, मान लेते हैं ये वो है, आर डिस्टेंस है। यहाँ पर कितना फील्ड है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, पहले कोई जनरल पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट हमारा जो है सो जनरल पॉइंट है, मान लेते हैं हमारा ये पॉइंट क्यू है और इसका डिस्टेंस है एक्स, ठीक है। यहाँ पर जो है एक चार्ज हमने रख दिया, यूनिट चार्ज रख दिया, तो कितना उस पर फोर्स लगा, फोर्स लगेगा किधर लगेगा, इधर। इसको हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, वैसे काम तो सबके लिए करेगा, लेकिन फिलहाल हमारे कैलकुलेशन के लिए इजी है, मैंने विजुअलाइजेशन भी इजी है। तो फोर्स इधर लग रहा है, राइट। कितना फोर्स लग रहा है, जितना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर उतना ही फोर्स लग रहा है, क्योंकि जो चार्ज हमने लिया है क्यू ई, फोर्स होता है क्यू ई, और क्यू हमारा 1 है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया हमने, कितना फोर्स लग रहा है राइट साइड, ठीक है। इतना ही फोर्स जो है सो एक्सटर्नल एजेंट को लगाना पड़ेगा, एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ फोर्स माइनस ई। ये एक्सटर्नल एजेंट जो है फोर्स लगा रहा है वो है। तो वर्क डन कितना होगा बाय एक्सटर्नल एजेंट, आप सिंपली जो है सो फॉर्मूला ये यूज कर सकते हैं। इसमें सब कुछ किया हुआ है कि यही है वर्क डन है, कहाँ से, पॉइंट इन्फिनिटी से उस पॉइंट पी तक जाना है, इतना है। तो कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना है इस की पॉइंट पर, वो है 1/4πε0 चार्ज बाय यहाँ से इस क्यू पॉइंट का डिस्टेंस, कोई जनरल पॉइंट लिए हुए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस इधर है, ये कांस्टेंट है, बाद में निकाल लेंगे। और डी आर और ई के बीच में क्या कितना डी आर जो है यहाँ पर जो है दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये हो गया इतना टाइम्स डी आर की जगह पर डी एक्स लिखेंगे, और कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से उस पॉइंट पी तक लाना है। तो पी पर पॉइंट पर जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर है, राइट, उसको आर लिख देते हैं। बस इसको सिंपल कैलकुलेट कीजिए और आपका पोटेंशियल ये आ जाएगा, यही है पोटेंशियल, पोटेंशियल वीपी कहते हैं इसको। तो -q/4πε0, एक तो कांस्टेंट है बाहर कर लिए, इधर बच गया x⁻², उसका इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक, x जाएगा इन्फिनिटी टू r तक। इसका इंटीग्रेशन हो गया -1/x, x जो है सो इन्फिनिटी से r तक जा रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, q/4πε0, पहले r का वैल्यू रखते हैं 1/r, उसके बाद इन्फिनिटी का वैल्यू रखते हैं, ये टर्म तो 0 हो गया, और इस तरह से आपका पोटेंशियल आ गया 1/4πε0 q/r। तो P पॉइंट पर इसका जो पोटेंशियल कितना आया, जस्ट q/r टाइम्स ए कांस्टेंट। आप रिकॉल कीजिए इस P पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सब कुछ सेम सेम लिख रहे हैं, q/r², ये q/r है, ये q/r²। इसका यूनिट क्या लिखेंगे, इसका यूनिट देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक चार्ज कम है इलेक्ट्रिक फील्ड से तो उसमें लिखते थे न्यूटन, क्या लिखते थे, न्यूटन पर कूलम। यहाँ पर एक चार्ज, यहाँ पर नीचे में चार्ज रखा हुआ तो न्यूटन पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं।
इसी को वोल्ट भी कहते हैं। नहीं, ये तो गलत है ना, ये कैसे मैंने निकाल दिया। यहां से देखिए, ये दोनों में कितना का डिफरेंस है। ये दोनों में जो डिफरेंस है वो है, नीचे में एक आर यहाँ पर है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो ऐसा करते हैं, इसका जो यूनिट है वो लिखते हैं, न्यूटन पर कूलम है इसका यूनिट, और एक आर नीचे में है, उस यदि आर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा, तो आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूटन मीटर पर कूलम, ये आया। और यही है, इसी को वोल्ट कहते हैं। तो हम यूजुअली जो है सो पोटेंशियल को वोल्ट में लिखेंगे, या तो स्मॉल वी ओ एल टी लिखिए या कैपिटल भी लिखिए। तो अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों को हमने कंपेयर किया, जहां पर ये किस तरह से डीके करता है 1/r, इलेक्ट्रिक फील्ड डीके करता है 1/r²। ये जो है सो ज़्यादा तेजी से डीके करता है। यदि आप इसका प्लॉट बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पर E और V कुछ भी लेंगे, दो में से एक लेंगे, अलग अलग दिखा देंगे, और ये R है, ये जो है सो 1/r² हो गया, और ये जो है दोनों ही इन्फिनिटी की ओर जाएगा। कौन कौन E है, कौन V है? ये हमारा V है और ये हमारा E है। ये देखिए तेजी से जा रहा है, यहाँ से तेजी से इसने गिरना शुरू किया, क्योंकि 1/r² जा रहा है। जैसे जैसे r बढ़ेगा, ये तेजी से इसका वैल्यू कम होगा, कम होते जा रहा है, और ये देखिए इधर जा रहा है, और ये थोड़ा धीरे जा रहा है 1/r, और इधर ऊपर बढ़ नहीं जाएगा। ये क्या है कि ऊपर नहीं बढ़ जाएगा, दोनों ही इन्फिनिटी की ओर जाएंगे, लेकिन एक जाएगा धीरे से, धीरे धीरे जाएगा, और दूसरा जो है सो बहुत तेजी से जाएगा, बस यही फर्क है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल है एक्चुअली, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू ए चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। तो अभी अभी तो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, क्या था, 1/4πε0 चार्ज डिवाइडेड बाय आर। इलेक्ट्रिक फील्ड में r² होता है, इसमें जस्ट r होता है। और ये देख लीजिए, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। ऑफ कोर्स प्लस और माइनस लिखेंगे, वो डिपेंड करता है चार्ज कैसा है उस पर, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी है, प्लस माइनस लिखने के बाद की वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका पोटेंशियल निकालिए, देखिए कितना आ रहा है। ये तो सबसे पहले 9 × 10⁹ है। चार्ज कितना है, ये चार्ज दिया है, इतना चार्ज दिया है, 4 × 10⁻⁷ कूलम, लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे है, ये 9 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जो भी आया वोल्ट में हो जाएगा। ये 9 चला गया, और इधर 4 है, ये हो गया 5, और यहाँ पर 4, 10⁻⁴, इतना वोल्ट आया। आपका पोटेंशियल इतना वोल्ट है, 40,000 वोल्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर ए का। बी का देखिए, बी है, hence obtain the work done in bringing a charge of 2 × 10⁻⁹ कूलम from infinity to the point P। ये जो पॉइंट है यहाँ पर, पहले देखिए, ये जो कोई चार्ज दिया हुआ था Q, और ये 9 सेंटीमीटर दूर पर एक कोई पॉइंट है P, 9 सेंटीमीटर पर। यहाँ पर आपने Vp निकाल लिया, वो है 4 × 10⁻⁴ वोल्ट। अब वो बोल रहा है कि इस पॉइंट पर एक चार्ज को लाना है फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P। इन्फिनिटी से किसी चार्ज को उठाकर लाना है, यहाँ पर रखना है, कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल Vp का क्या मतलब है? पोटेंशियल V का मतलब है यूनिट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, वही उसका पोटेंशियल है। तो एक यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ा वो भी है। Q यूनिट को, जो चार्ज को इन्फिनिटी से यहीं तक फिर लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, इसका जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा Q × V। यही है वर्क डन। तो वर्क डन जो है सो Q × V हम लिखेंगे किसी पॉइंट पर। ये हुआ इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने के लिए। और यदि हम लिखें Q × V2 − V1, इसका मतलब है वन पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा वो A है। तो इस केस में हमसे पूछा गया है इन्फिनिटी से यहाँ तक लाना है, तो Q टाइम्स सिंपली इस पॉइंट का पोटेंशियल। और Q कितना बोला चार्ज उसने कहा है वो चार्ज है आपका ये 2 × 10⁻⁹ कूलम, और पोटेंशियल तो अभी हमने निकाला 40,000 वोल्ट था।
दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इतना जूल आपका आंसर है। सब ऐसा यूनिट चल रहा है इसलिए जूल आ जाएगा। 8 टाइम्स 10⁻⁵ जूल, या फिर इसको 80 माइक्रो जूल लिखिए। 10 से हमने मल्टीप्लाई किया, 80 हो गया, डिवाइड किया 10⁻⁶ हो गया, जो माइक्रो जूल है। ये आपका आंसर है। Does the answer depend on the path along which the charge is brought? No, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ये पोटेंशियल जो है सो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, पाथ इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। ओके, अब हम देखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। तो डायपोल हमने देखा, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। अब पोटेंशियल निकालते हैं। तो डायपोल में क्या होता है, डायपोल में दो चार्ज होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर बनाते हैं डायपोल। ये दो चार्ज है, एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं 2a। ये इधर ले लेते हैं। जैसे हमने पिछले चैप्टर में डायपोल के सारे पैरामीटर्स लिए थे, क्यू चार्ज थे और 2a उसके बीच का डिस्टेंस था। बहुत सारी किताबों में आपको d देगा लिख के, तो वो मैटर नहीं करता है। तो हाँ, टू बी जस्ट कंसिस्टेंट, जो पिछले चैप्टर में लिया था वही मैं अब भी ले रहा हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को ए कहते हैं, इस पॉइंट को बी कहते हैं। और एक आर्बिट्री पॉइंट पर जो है, मान लीजिए ये पॉइंट जो है, आर्बिट्री पॉइंट पर जो है हमें इसका निकालना है पोटेंशियल कितना होगा। तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, दोनों जो चार्जेस है उसके वजह से पोटेंशियल निकाल के ऐड कर देंगे। यहाँ पर भी जो पोटेंशियल है, आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। मतलब एक ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है किसी पॉइंट पर, वो दूसरा के प्रेजेंस पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चार्ज यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, दूसरा यहाँ पर रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या करते हैं, एक एक करके जो सारे जो चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं उसको ऐड कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। यार इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देखा कि ये भी जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है ना। तो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है, तो भी क्यों ना करे, ये भी करेगा। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब है कि जितने भी चार्जेस आप देख रहे हो उसके वजह से पोटेंशियल यहाँ निकालिए और ऐड कर दीजिए। और वेक्टर जो है, ये पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ऐड करने के लिए हमें सोचना भी नहीं पड़ेगा कि डायरेक्शन के बारे में। यहाँ पर तो सोचना पड़ता था डायरेक्शन के बारे में, यहाँ जो है वेक्टर का एडिशन था, यहाँ पर जैसे स्केलर का एडिशन है, अलजेब्रिक सम है, और कुछ नहीं। इस एंगल को हम कह देते हैं थीटा है, और डिस्टेंस आर कह देते हैं। तो ये पैरामीटर मुझे पता है, पॉइंट पी हमारा डिफाइन हो गया। यदि थीटा और आर हमें पता है तो हमें पॉइंट पी पता हो गया। किसी भी पॉइंट को पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक्स वाई जी पता रखना पड़ता है। तो ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। इसी के इक्विवेलेंट जो है सो दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकता है, जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम आर और थीटा लेते हैं। ये तब संभव है जब आपके पास जस्ट दो कोऑर्डिनेट हो, मतलब जब आप प्लेन में हो तब। यदि आप एक प्लेन में नहीं हो, एक प्लेन में है ना, ये एरोप्लेन की बात नहीं कर रहे हैं। और यदि आप स्पेस में हैं, ये प्लेन में है मतलब 2D में है, स्पेस में है मतलब 3D में है। अब स्पेस मतलब आपको इंटरस्टेलर स्पेस में जाने के लिए नहीं बोल रहे, स्पेस मतलब कि 3D की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो है सो पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको तीन कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स वाई जी। और यदि आप पोलर में जाएंगे तो पोलर यहाँ पर दो तरह के होते हैं। एक होता है स्फेरिकल, जैसे यहाँ पर 2D में पोलर जस्ट एक होता है, आर और थीटा, कोई स्फेरिकल कोई दूसरा चीज़ नहीं, क्योंकि इसमें जो आप बना सकते हो पोलर के रूप में ऐसा, वो केवल एक सर्किल बना सकते हो। और यहाँ पर इस स्पेस में जो है सो आप दो तरीके से कर सकते हो, एक स्फीयर बना सकते हो, स्फेरिकल हो गया, या फिर एक सिलेंडर बना सकते हो। तो स्फेरिकल में आप क्या करेंगे, तो आपको तीन चीज़ें चाहिए, आर, थीटा और फाई। ये थीटा आपका को लैटिट्यूड है, जैसे अब धरती में आपको लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, ये को लैटिट्यूड है। और फाई जो है सो रिलेटेड है लॉन्गिट्यूड से, लेकिन एग्जैक्टली नहीं है। और यहाँ पर भी आपको दो कोऑर्डिनेट चाहिए, तीन चाहिए, यू, फाई और जी बोलते हैं। ये फाई और फाई दोनों सेम नहीं है, इनफैक्ट ये दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम है फाई। तो यहाँ पर एक डिस्टेंस होना चाहिए, यहाँ दो डिस्टेंस है, एक एंगल है, यहाँ एक डिस्टेंस है, दो एंगल है। तो इस तरह से आपको आप डिफाइन करते हैं पॉइंट को। तो यहाँ पर हम 2D की बात कर रहे हैं, ये हमारा 2D है,
तो हमें पोलर कोऑर्डिनेट में जस्ट दो वेरिएबल चाहिए, आर और थीटा। आर थीटा में पता हो गया तो हम तुरंत कर सकते हैं एक्स कितना है, वाई कितना है। ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक को दूसरे में आप कन्वर्ट कर सकते हो। एनीवे, अब यहाँ पर चलते हैं, इसका पोटेंशियल निकालना है। तो ए की वजह से कितना पोटेंशियल हुआ, बी की वजह से कितना पोटेंशियल हुआ, आप निकाल लीजिए। अब इसको निकालने के लिए यहाँ पर सिंपली एलजेब्रा है और थोड़ा सा ज्योमेट्री है। आप कैसे निकालते हो, कुछ किताब में अलग तरीके से, कुछ किताब में दूसरे तरीके से बताता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा ग्लिम्स दे देंगे दो मेथड का, लेकिन एक मेथड से हम पूरी तरह से बना देते हैं, दोनों आपको एग्जैक्टली सेम आंसर देगा। मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है इसको r1, क्योंकि बार बार कौन ए पी लिखेगा, r2, ये r है, ये थीटा है, तो ए एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें निकालते हैं यहाँ पर भी पी कितना होगा, ये अलजेब्रिक सम है, ये हम भी पी लिखते हैं डी टू ए और डी टू बी। अब दोनों की वजह से निकाल लेते हैं अलग अलग। यहाँ पर जो पोटेंशियल है इस चार्ज की वजह से जो ए पर है, और वीपी जो वीपी बी लिखा है वो बी पर जो चार्ज है प्लस की उसके वजह से। तो पहले किसी को निकाले हम, बी के वजह से निकाले क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। आप चाहो तो इसको भी निकाल सकते हो, किसी को भी निकालो। कितना हो जाएगा, अभी हमने देखा कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज और सिंपली जस्ट डिस्टेंस r2, और इसके वजह से जो आया ये वीपी हो गया बी की वजह से, और ए की वजह से जो आया वो कितना होगा, सिंपली सेम यहीं पे लिखते हैं, वीपी ए की वजह से आएगा क्यू बाई आर वन। ये दोनों को ऐड कर देना है, हमारा काम हो जाएगा, क्यों नहीं माइनस क्यू, क्योंकि ये माइनस क्यू है। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो वीपी हमें मिल जाएगा, ऐड ही कर देते हैं, वीपी जो ऐड कर रहे हैं, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर कर लेते हैं, ये कांस्टेंट है बाहर कर लिए, इसमें बच गया 1/r2 माइनस 1/r1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अब हमें क्या चाहिए, 1/r2 चाहिए और 1/r1 चाहिए, ये दोनों जैसे हमें आर थीटा के टर्म में मिल गया, आर और थीटा के टर्म में मिल गया, तो हमारा आंसर आ गया। तो चलें इसी को निकालने के लिए, तो हम इस ट्रायंगल में चलते हैं। हमें पहले r1 चाहिए, तो r1 निकाल लीजिए, यहाँ पर कोसाइन फार्मूला लगा देते हैं सिंपली। r1 देखिए कितना हो जाएगा, कोसाइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला से जो है सो r1 हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ओवर, ठीक है, ये हो जाएगा ये दोनों का स्क्वायर का सम, इसके सामने का जो दो साइड है उसका स्क्वायर का सम, सो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए साइड और ए साइड का सम, माइनस माइनस होगा या प्लस होगा, -2r, ये दोनों का प्रोडक्ट टाइम्स ए टाइम्स कॉस, उसके बीच का एंगल, ये दोनों के बीच का एंगल ये है पाई माइनस थीटा। मैं इसमें मुझे इस तरह से फार्मूला नहीं याद रहता, मुझे इस तरह से फार्मूला याद रहता है कि कॉस जो है एंगल यहाँ पर पाई माइनस थीटा होगा, वो होगा ये दोनों का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस सामने वाला का स्क्वायर r1 स्क्वायर बाय 2ar, ऐसे मुझे याद रहता है। अब यहाँ से r1 हम निकालते हैं तो कितना आता है, ये आता है ये, और इधर हो गया, इधर आ गया प्लस और इधर प्लस उधर माइनस, माइनस होगा। ठीक है, हमने चेक कर लिया, मुझे ये फार्मूला याद रहता है, सब माइनस होगा। तो कितना आएगा ये हो गया आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो गया 2ar कॉस थीटा। यहाँ से आर यदि हम बाहर कर लेते हैं तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 2a बाय आर टाइम्स कॉस थीटा। एग्जैक्टली सेम काम करें, यहाँ पर हम कोसाइन रूल यहाँ पर लगाएं तो आपका आ जाएगा, आप निकाल कर देख सकते हो, वो आ जाएगा r2 जो है, यहाँ से r निकाल लिए, एग्जैक्टली सब कुछ सेम चल रहा है, देखिए ये भी r2 है, हाँ ये r है, ये a है, और एंगल यहाँ पर जस्ट थीटा है, यहाँ पर पाई माइनस थीटा था, यहाँ थीटा है, तो पाई माइनस थीटा की वजह से ये माइनस प्लस बन गया था, यहाँ पर वो माइनस प्लस नहीं बनेगा क्योंकि जस्ट थीटा है, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस 2a बाय आर कॉस थीटा। ये r1 r2 हमें पता चल गया है, तो 1 बाय r2 कितना होगा, 1 बाय r2 कितना होगा ये बताना है पहले।
क्योंकि हम मुझे 1/r2 चाहिए। तो 1/r2 है तो ये हो गया r और प्लस वाला, राइट, 1/r और प्लस वाला 1 प्लस आर स्क्वायर ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 2a/r cos थीटा। अब हम क्या करते हैं, देखिए हम यहाँ पर ये फिर आर हमारा जो है सो मच मच ग्रेटर देन ये है। इसी सिचुएशन के लिए हम कैलकुलेट किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड भी, पोटेंशियल भी उसी के लिए कैलकुलेट करेंगे। और आर यदि बहुत ज़्यादा है तो ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, वो बहुत बहुत छोटा हो जाएगा। ये बहुत बहुत छोटा हो जाएगा एक से, मतलब हम इसको जीरो कह सकते हैं। ए स्क्वायर जो है सो जीरो है, इसको कह सकते हैं। लेकिन ए बाय आर को जीरो नहीं कहेंगे, क्योंकि ए बाय आर को भी जीरो कहेंगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा एक्सप्रेशन देने के लिए। हाँ, इसको भी आप हटा देंगे तो क्या बचेगा, r2 इजकल टू आर, तो आपको आर थीटा में मिलेगा नहीं। तो कम से कम एक ऑर्डर तक रखिए। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये हमारा जीरो कर दिया। तो ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय आर, और ये हो गया आपका 1 प्लस 2a कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर। पावर का भी हाफ में लिख रहे हैं, इस साइड का साइन हटा रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इसको ऊपर ले जाना है मुझे। 1 प्लस 2a कॉस थीटा बाय आर, इसका पावर है हाफ, और इधर है 1 बाय आर। अब यहाँ पर इसका बायनोमियल एक्सपेंशन करेंगे। देखिए यहाँ पर जो पावर है वो इंटीजर नहीं है, लेकिन बायनोमियल एक्सपेंशन एग्जैक्टली सेम चलेगा इंटीजर वाला ही। फर्क बस इतना है कि यहाँ पर यदि इंटीजर होता, पॉजिटिव इंटीजर, तो उसका नंबर ऑफ टर्म्स जो है सो फाइनाइट होता है, n+1। यदि यहाँ पे n एक पॉजिटिव इंटीजर होता, और उसको छोड़ के यदि निगेटिव इंटीजर हो या फ्रैक्शन हो, तो ये जो सीरीज है वो खत्म नहीं होगा कभी, इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा, हमें उतना दूर नहीं जाना है, क्योंकि हमें पता है कि आगे जाकर ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बनेगा, और जिसको हम जीरो मान चुके हैं ऑलरेडी, वो खत्म हो जाएगा। तो ये हुआ फर्स्ट, प्लस ये हुआ, ये माइनस हाफ हो गया ना, ऊपर जाके माइनस हाफ, तो पावर टाइम्स इसको लिखेंगे एक बार 2a cos थीटा बाय आर, प्लस ये पावर माइनस हाफ -1/-3/2, और ये भी जो है यहाँ पर इसको नीचे लिखते हैं 2a cos थीटा बाय आर स्क्वायर। तो इस तरह से आगे आपको, आप NC1 NC0 के NC0 NC1 कंप्यूटेशन के जो टर्म है NCR, उस फॉर्म में भी लिख सकते हो, फार्मूला सेम चीज़ आएगा। तो देखिए ये वाला जो टर्म है आप देख रहे हो यहाँ पर a बाय आर का होल स्क्वायर में a स्क्वायर बाय आर स्क्वायर जीरो, और लीडिंग जो टर्म है वो भी a बाय आर का और हायर पावर आएंगे, जिसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो हम बस फर्स्ट ऑर्डर तक यहाँ पर अपने आप को लिमिटेड रखते हैं। तो कितना आ गया आपका यहाँ 1 बाय आर, और ये माइनस है यहाँ पर, तो 1 माइनस 2a cos थीटा बाय 2r, तो 2 चला गया, तो ये आ गया आपका 1 बाय आर, 1 माइनस a cos थीटा बाय आर, इतना आया 1 बाय R2। एग्जैक्टली आप यदि 1 बाय R1 के लिए कैलकुलेशन करें तो सब कुछ सेम आएगा। फर्क क्या है दोनों में, यहाँ पर आके देखिए, जहाँ यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, वहाँ अब माइनस हो गया। ये तो मैंने R2 के लिए निकाला था कि R1 के लिए था, R2 के लिए था। R2 वाला जो है सो प्लस था ना, ये तो मैंने R1 का निकाला ना, ये प्लस है, ये तो हमारा R1 है, ये R1 है, प्लस वाला निकाला है, प्लस वाला जो है ऊपर में आके माइनस हो गया, ठीक है, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और कोई फर्क नहीं होगा। तो ये है माइनस में, R2 है माइनस में, ठीक है। अब R2 निकालते हैं, R2 एग्जैक्टली आप ऐसे निकालोगे सेम आएगा 1 बाय आर प्लस a cos थीटा बाय आर। ये दोनों पता चल गया। अब इक्वेशन 1 से जो है इसको सब्सटीट्यूट कीजिए और आपका पोटेंशियल आ गया। तो पोटेंशियल जो है v पर कितना हुआ, जो कांस्टेंट था पहले बाहर करते हैं, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये स्मॉल q था, और क्या था 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1। तो R2 का वैल्यू पहले रखते हैं, यहाँ भी 1 बाय R है और यहाँ भी 1 बाय R है, ये 1 बाय R1 का वैल्यू है, तो दोनों जगह 1 बाय R कॉमन है, बाहर कर लेते हैं। इसमें क्या बच गया, इसमें हो गया 1 प्लस a cos थीटा बाय आर, और उसमें हो गया माइनस a cos थीटा बाय आर।
एक तो खत्म हो गया और ये दो ठो हो गया, दो टू कॉस थीटा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ए कॉस थीटा, सो 2 कॉस थीटा टाइम्स ए बाय आर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सजा के लिखेंगे। क्यू को 2a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन गया डाइलेक्ट्रिक मोमेंट, डाइलेक्ट्रिक मोमेंट नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया ये। और कॉस थीटा है इधर बाय आर, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया पी कॉस थीटा बाय आर। और पी कॉस थीटा को आप लिख सकते हो पी डॉट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में, आप इसको लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी डॉट आर, ऐसे लिख सकते हो बाय आर। ये आर कैसे होगा, आर स्क्वायर होना चाहिए, कहीं एक छोड़ दिया मैंने, आर टाइम्स आर, आर स्क्वायर, क्योंकि डायमेंशन सही नहीं था ना। पी का जो है सो डायमेंशन है चार्ज टाइम्स डिस्टेंस, और यहाँ पर जस्ट एक डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस डिस्टेंस खत्म हो गया। तो इसमें भी में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डिस्टेंस है वो दिखा ही नहीं रहा है यहाँ पर। इसके साथ में जो है सो 1/r होना चाहिए था डिस्टेंस, इसके बाद में 1/r होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं था। जब हम केवल आर लिखे हुए थे तो हमने चेक कर लिया वो डायमेंशनली गलत है, तो बोला कहीं ना कहीं छूटा होगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में या स्केलर फॉर्म में ऐसे, ये वेक्टर नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो आप देखिए जो पोटेंशियल है डिपेंड करता है थीटा पर, एंगल पर डिपेंड करता है, और वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। ये यूनिट वेक्टर है अलोंग आर। ओके, इसके बारे में कुछ कहना है स्पेशल चीजें? दो चीजें कहना होगा स्पेशल जो है, जो बातें हैं इसके बारे में। पहला ये है कि वीपी जो है वो फंक्शन है किसका, केवल आर का नहीं है बल्कि थीटा का भी फंक्शन है, वो तो होना ही है। ये ड्यू टू डाइपोल है, यहाँ पर याद रखिए, ठीक है। और यदि थीटा हमारा जीरो है, थीटा यदि हमारा 0 डिग्री है, मतलब इस तरह से हमारा डाइपोल है और हम इस पॉइंट पर कहीं बात कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा वीपी का सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय आर स्क्वायर। और थीटा यदि 90 डिग्री है, 90 नहीं 180 डिग्री है, मतलब पॉइंट जो है सो कहीं इस साइड में है, इस साइड में पॉइंट आ गया। अभी पॉइंट यहाँ पर पी है, ये पॉइंट पी प्राइम इधर आ गया, तो हमारा कितना वैल्यू हो जाएगा ये वीपी कॉस 180 डिग्री ना, यहाँ से देखिए 180 डिग्री माइनस होता है, तो ये पोटेंशियल जो है सो माइनस हो जाएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय आर स्क्वायर। और यदि थीटा 90 डिग्री हो गया, तो थीटा यदि 90 डिग्री हो गया तो तीन चीजें यहाँ पर चल रहा है, थीटा 0 डिग्री, थीटा 180 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, तो वीपी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कॉस 90 0 होता है। और ये कैसा सिचुएशन है, ये सिचुएशन है ए वाला, ये दोनों चार्ज है आपके पास और आप इसके बीच में हो, थीटा जो सो 90 डिग्री है, ये वाला थीटा 90 डिग्री है, ये ओरिजिन है, मिड पॉइंट है। तो इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है, इक्वेटोरियल जो लाइन है, उसमें किसी भी पॉइंट पर इसका जो है पोटेंशियल क्या है 0 है। और वो आप देख सकते हो ये डिस्टेंस तो दोनों का सेम है, हाँ, एक माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, तो जितना पोटेंशियल ये दे रहा है उतना ही ये दे रहा है, लेकिन ये नेगेटिव में दे रहा है, ये पॉजिटिव में दे रहा है, दोनों को सिंपली ऐड करना है स्केलर क्वांटिटी, ये कोई वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं। यदि वही फील्ड का बात करते तो एक इधर नहीं, एक उधर नहीं जाएगा, माइनस है तो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, राइट। तो एक इधर अट्रैक्ट किया और एक इधर गया, और ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग होने की वजह से ये इधर जा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। यहाँ पर भी जो है सो पोटेंशियल का वैल्यू दोनों की वजह से सेम है, लेकिन डायरेक्शन तो है नहीं, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है एक का प्लस है एक का माइनस है, और वो दोनों को ऐड करने से 0 मिला। तो ये पहली बात थी। फिर यहाँ पर एक बार आपको रिकॉल करना चाहते हैं कि डायपोल जो है सो नेट चार्ज कितना होता है, नेट चार्ज जो है सो Q माइनस क्यू 0 होता है, कोई जीरो चार्ज नहीं है एक्चुअली नेट यहाँ पर। और स्पेशली यदि आप बहुत दूर से देख रहे हो, आपने यहाँ पर सेंटर पर जो है सो एक डायपोल रखा हुआ है,
बहुत दूर से ये जो है सो आपका मान लीजिए 1 मिलीमीटर है और ये जो है सो आपका 1 मीटर है। यहाँ से आपको नजर ही नहीं आएगा कि 2 है, आपको बस सिंपली लगेगा पॉइंट है कुछ। आप बोलोगे पॉइंट चार्ज है, लेकिन पॉइंट चार्ज क्या है, वो 0 पॉइंट चार्ज है। और यहाँ पर जो है आपको फील्ड मिलेगा, और वो भी फील्ड फील्ड मिलेगा, पोटेंशियल मिलेगा, ये सारी चीजें। ओके, ये था स्पेशल केस नंबर 1। और दूसरा जो केस है वो ये है कि अभी आपने पॉइंट चार्ज के लिए देखा था ना, पॉइंट चार्ज के लिए देखा था भी कितना था, वो था कांस्टेंट टाइम्स क्यू बाय आर। और इसके लिए, ये डायपोल के लिए, डायपोल के लिए के, हाँ, और यहाँ पे पी है, ये है, राइट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। लेकिन हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं, ये तो कांस्टेंट है, ये जो भी है सो कांस्टेंट है। यदि हमारा थीटा फिक्स्ड है तो थीटा को फिक्स कर दिया तो ये कांस्टेंट हो गया। लेकिन नीचे जो है डिस्टेंस के आर स्क्वायर, सेम डिस्टेंस पर हम रहे, यहाँ पर जो है सो डायपोल की वजह से अब कम आ रहा है पोटेंशियल। और यदि वेरिएशन देखें तो ये 1/r स्क्वायर जा रहा है, और पॉइंट चार्ज की वजह से 1/r जा रहा था। तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो डीके है पोटेंशियल का वो 1/r है, और डायपोल की वजह से 1/r स्क्वायर फास्टर है। ये ऐसा ही तो उसमें केस में भी देखे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी देखा था आपने कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जाता है 1/r स्क्वायर, और डायपोल की वजह से जो है वो जाता है 1/r3। तो एक ऑर्डर उससे ज्यादा जाता है डायपोल में, एक ऑर्डर ज्यादा तेजी से घटता है। तो पॉइंट चार्ज के लिए यदि 1/r जैसे वेरी कर रहा है तो ये 1/r स्क्वायर वेरी करेगा। ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है डायपोल की वजह से। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहे हैं। आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के चैप्टर में, क्योंकि लास्ट टाइम में हमें चैप्टर 1 में हमने प्रॉमिस किया था आपको कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने वहां पर निकाल कर दिखाया था वो अलग तरीके से दिखाया था एक डायपोल के लिए ऑन एन आर्बिट्री पॉइंट पर। ठीक है, वहां पर हमने दूसरा मेथड से बनाया था। यहाँ पर हम इस पोटेंशियल को यूज करके बनाएंगे। क्या है कि आपने देखा यहाँ पर कि जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, माइनस ई डॉट डी आर होता है, राइट। इसके बारे में थोड़ा और बाद में डिस्कस करेंगे। इसी को हम रिवर्स कर दें, जैसे कि हम इसको इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट कर दें आर के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन भी कर रहे हैं और ये इंटीग्रेशन भी है, ई डॉट डी आर इंटीग्रेशन है, तो ये सिंपली आपको माइनस ई आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये होता है माइनस डी वी बाय डी आर, और यहाँ वेक्टर देना पड़ेगा ना, ये जो है सो आपको वेक्टर देना पड़ेगा क्योंकि इधर वेक्टर क्वांटिटी है। नहीं, वेक्टर क्वांटिटी कहाँ है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो तो स्केलर है। ठीक है, और यदि इसका डायरेक्शन देना है तो आपको आर के डायरेक्शन में है ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ये दोनों रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप सिंपली डिफरेंशिएट कर दीजिए पोटेंशियल को विद रिस्पेक्ट टू आर, और उसी आर के डायरेक्शन में जो है आपका डायरेक्शन है, यहाँ माइनस साइन है। और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो आप इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका पोटेंशियल निकल जाएगा। अभी अभी हमने डायपोल के लिए पोटेंशियल निकाला है, राइट। डायपोल के लिए हमने पोटेंशियल निकाला, उसी को यूज करके हम क्यों ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें डायपोल के लिए, यही आइडिया है। और यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं, फिर वही फिगर बनाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके बीच में ये मिडिल पॉइंट है यहाँ पर, और ये आर डिस्टेंस पर जो है कोई पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पर हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पोटेंशियल तो ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं, इस पी पॉइंट पर जो है वो कितना था, 1/4πε0 पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, यही है। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या तो एक उसको तो डायरेक्शन है ना, तो किधर हम डायरेक्शन करें। और ये वीपी जो है सो आपका फंक्शन है किसका, दो चीजों का, आर का तो फंक्शन है और थीटा का भी फंक्शन है। तो इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा दो डायरेक्शन में, एक आर के रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो आर के रेस्पेक्ट में वेरी करेंगे तो किधर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, जैसे यहाँ पर बताएं, जिधर हम इसको जिस डायरेक्शन में हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब आर को जिधर हम वेरिएबल को जिधर हम वेरी करते हैं उसी डायरेक्शन में हमें मिलता है। तो एक मिलेगा आर इधर है, आर के डायरेक्शन में इधर मिलेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन को हम कहते हैं, जो भी मिला यहाँ पर ई आर कहेंगे।
और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन मिलेंगे इधर, और इसको कहेंगे ई थीटा कहेंगे। ठीक है, इसको यदि हम मैच करा दें, यहाँ से मिला दें, और ये है हमारा आर है, ये एंगल थीटा है, ये आर है, ये कितना हो जाएगा, ये थोड़ा सा बढ़ गया तो डी थीटा हो जाएगा, इसको हम डी थीटा कहते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये आर है तो ऑफकोर्स ये भी आर होगा, क्योंकि ये एंगल बहुत छोटा है, सोच लीजिए जीरो है, एक दूसरे के ऊपर ही तो है, दोनों आर है, तो ये आर्क लेंथ हो गया, एक तरह से सर्किल बनेगा, तो आर टाइम्स डी थीटा हो गया। ये पॉइंट पी है, इसको P1 कहते हैं, इसको P2 कहते हैं, और यदि हमें ये दोनों पता हो जाए, ई आर और ई थीटा, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो हमें पता चल जाएगा ई, और वो रिजल्टेंट ई आर के साथ में जो एंगल बना रहा है उसको हम अल्फा कहेंगे, उसको भी निकाल लेंगे। तो अभी हमारा काम है ई आर निकालना, ई थीटा निकालना, और ई आर कैसे निकालेंगे, आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ई थीटा कैसे निकालेंगे, इस डायरेक्शन में जो है सो वेरी करेंगे उसका डिस्टेंस को, मतलब इस डायरेक्शन में हम वेरी करने वाले हैं। तो ई आर निकालते हैं, सबसे पहले दोनों को हम एक लाइन खींच देते हैं, और दोनों ही डायरेक्शन में ये रेडियल, और इसको कहते हैं, ये रेडियल डायरेक्शन है, और इसको ट्रांसवर्स डायरेक्शन कहिए, उसको एंगुलर डायरेक्शन कहिए, ट्रांसवर्स, यही ठीक है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन कहिए, या तो अपना नाम चूज कर लीजिए। ठीक है, तो रेडियल डायरेक्शन में हमें ई आर निकलेगा, और ई आर कितना होगा, माइनस डी भी बाय डी आर, आर में थोड़ा सा वेरी किए हैं, ये हमारा आर है तो ये हमारा डी आर है। ठीक है, और तो इधर हम थोड़ा सा वेरी कर दिया, हमें ये आर निकल गया, इधर इधर कितना वेरी करेंगे, ये P से P2 जो है इसी को वेरी करेंगे, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी आर है, तो हम लिखे थे डी भी बाई डी आर, इधर क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे डी भी बाई डी, ये वाला जो डिस्टेंस है P2, तो हमें मिलेगा उधर थीटा के डायरेक्शन में माइनस डी भी बाय डी, ये क्या कौन सा डिस्टेंस है, यहाँ पर देखिए इस डायरेक्शन में जाना है तो इधर डी आर था ना, इस डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ है, P2 चेंज हुआ है, P2 चेंज हुआ, और P2 ना P2 वो कितना है, तो निकाला है हमने, वो है आर थीटा, आर थीटा, देखिए निकाला है। तो इसको फाइनली हम कह सकते हैं आर कांस्टेंट है, तो आर तो यहाँ तो चेंज किया नहीं, आर कांस्टेंट है इस डायरेक्शन में, जब हम थीटा डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इस डायरेक्शन में आर कांस्टेंट है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, या एक सर्किल समझ सकते हैं, उस जगह हर जगह आर है, लेकिन इस डायरेक्शन में आर फिक्स नहीं है, इधर तो आर ही वेरी कर रहा है, इधर आर चेंज कर रहा है, और जब इधर जा रहे हैं इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो आर चेंज नहीं कर रहा है, थीटा चेंज कर रहा है, तो थीटा चेंज कर रहा है, तो थीटा को नीचे रखते हैं, ये जो है सो फंक्शन है यहाँ पर अभी थीटा का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अभी इस डायरेक्शन में जब जा रहे हैं तो थीटा केवल वेरी करेगा, तो डी भी बाई डी थीटा लिखेंगे, और इधर थीटा फिक्स्ड है, जब हम डी आर चेंज कर रहे हैं तो थीटा तो फिक्स्ड है ना, तो यहाँ पर जो हमारा है वो केवल आर का फंक्शन रहेगा, और यहाँ पर जब हम कर रहे हैं तो केवल थीटा का फंक्शन है, तो इस तरह से दोनों अलग अलग है, अब दोनों का वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पर आपको भी दिया हुआ है, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए आर के रेस्पेक्ट में, तो बाकी सब तो कांस्टेंट है, पी कॉस थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट विथ माइनस साइन, ये 1 बाय आर स्क्वायर है, उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए आप, तो कितना आ जाएगा, -2 बाय आर क्यूब, इतना आया, तो ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाय आर क्यूब, ये ई आर का वैल्यू आया, तुरंत आ गया इमीडिएटली, और इधर जो है ई थीटा का वैल्यू निकालिए, पहले तो -1 बाय आर है, और डी भी बाई डी थीटा, यहाँ पर आर को फिक्स्ड मानिए, तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो पहले कांस्टेंट लिखते हैं, -1 बाय आर लिखा हुआ है, इधर हो गया p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आर स्क्वायर, एक कांस्टेंट हो गया, इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये माइनस साइन थीटा आया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और अब आपको सजा कर इसे लिखना है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा बाय आर एंड आर स्क्वायर आर क्यूब, ये ई थीटा है। सेम चीज हमने आपको बताया था बहुत जनरल मेथड से लास्ट लेक्चर में,
लास्ट चैप्टर में वहाँ पर हमने एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया था और जनरल जो वेक्टर है उसको हमने उस हिसाब से बनाया था। जैसे इस पॉइंट को हमने मान लिया था इसका कोई कोऑर्डिनेट है आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से इसका भी कोई कोऑर्डिनेट है, तो ये जो वेक्टर है हमारा आया था उसको सिंपली हम डील किए थे। लेकिन यहाँ पर हम पोटेंशियल को यूज कर रहे हैं और डील कर रहे हैं, और ये रिलेटिवली इजी है पिछला से। वैसे वो भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा अलजेब्रा ज़्यादा है और कुछ नहीं। तो इस तरह से ये दोनों आ गया और सारे लोग इसी फॉर्म में याद रखते हैं। और यदि दोनों का रिजल्टेंट निकालना है तो आप सिंपली कर सकते हो ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर, और वो कितना आ जाएगा ये देखिए। इसमें जो कांस्टेंट है वो बाहर कर लेते हैं, 1/4πε0 एक कांस्टेंट है, दोनों में p भी कांस्टेंट है, आर क्यू भी कांस्टेंट है, और ये जो है बच गया यहाँ पर 2 cos थीटा का होल स्क्वायर और 1 sin थीटा का होल स्क्वायर। 2 cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा, और 1 sin थीटा का होल स्क्वायर हो गया sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जो 4 cos स्क्वायर थीटा है एक sin स्क्वायर थीटा के साथ इसको दे देंगे, एक बार लिख ही देते हैं। तो आपका फाइनली यहाँ पर जो 4 ठो cos स्क्वायर थीटा है 3 को रख लेते हैं, एक ठो इसके साथ कर देंगे, तो 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 cos स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा। 1/4πε0 p/r³ 3 ठो इधर रख लिए और एक दे दिए साइन स्क्वायर के साथ जो 1 बन गया। ये आपका मैग्नीट्यूड हुआ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का। और डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन जैसे कि बताया है रेडियल जो वेक्टर है उसके साथ डायरेक्शन देखेंगे। ये जो रेडियल के साथ में ये रेडियल जो वेक्टर दिख रहा है इसके साथ में वो एंगल अल्फा बना रहा है, तो अल्फा क्या हो जाएगा tan अल्फा ई थीटा बाय ई आर, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है एक तरह से नहीं एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। तो tan अल्फा हो गया ई थीटा बाय ई आर। यहाँ पर अल्फा जो है सो आर के साथ एंगल है, अल्फा विथ आर वेक्टर आर। और ई थीटा का वैल्यू देखिए यहाँ से दोनों एक्जैक्टली सेम है सब कुछ, बस यहाँ पर थीटा में पी साइन थीटा है, यहाँ पर 2p cos थीटा है। तो यहाँ पर p साइन थीटा है और यहाँ पर 2p cos थीटा है। तो tan अल्फा कितना आ गया, p खत्म, साइन थीटा बाय cos थीटा tan थीटा उसका पार्ट 2। ये देखिए आंसर। तो जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था यहाँ पर भी मैंने वो आपको बना के दिखा दिया, और जो आपको इजी लगे आप उस मेथड से सीखिए, लेकिन आपको फार्मूला तो याद रखना पड़ेगा, और हम सजेस्ट करेंगे कि ये फार्मूला याद रखिए। रेडियल डायरेक्शन में जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसके बाद में ये दोनों का समेशन प्लस एंगल। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पोटेंशियल से रिलेटेड और चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जैसे पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, हाँ पोटेंशियल जो है डाइपोल का किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना होगा, उसका एनर्जी, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।